नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है श्रेणी से संवाद हमारे पॉडकास्ट कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ एस श्रीनिवासन सर जुड़ चुके हैं और आज का विषय है भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड समझौता होने जा रहा है, जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता होने जा रहा है और जिसका हमने देखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 तारीख को ऐलान किया गया, 2 फरवरी को, और प्रधानमंत्री की तरफ से भी उसका जो है स्वागत किया गया। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इस ट्रेड समझौते के क्या मायने, हालांकि इसके फाइन प्रिंट्स अभी आना बाकी है, लेकिन आज जैसा वाणिज्य मंत्री ने बताया कि अगले 3-4 दिनों में काफ़ी कुछ सामने निकल कर आएगा और फिर मार्च महीने तक जो है अंतिम रूप इसको दे दिया जाएगा। तो आज हम इसी पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत है। और क्या आपको उम्मीद धन्यवाद मनीष जी। थैंक यू सर। तो सर, क्या आपको उम्मीद थी कि अचानक से बजट 1 तारीख को पेश होता है और 2 तारीख को भारत अमेरिका के बीच में इस ऐलान हो जाएगा द्विपक्षीय ट्रेड समझौते को लेकर, जो कि पिछले 5 महीने से ठंडे बस्ते में चला गया था। दोनों देशों के बीच कड़वाहट भी हमने देखा बीच में कुछ महीनों तक के लिए, और अचानक ये ऐलान होता है ट्रंप की तरफ से। तो इसकी क्या उम्मीद कर रहे थे आप? जी, मुझे तो इसका उम्मीद बिल्कुल नहीं था। मगर मुझे ये लगता है कि शायद सरकार में कुछ इसका सुगबुगाहट थी, क्योंकि कई कमेंटेटर्स ने कहा है कि शायद यही कारण था कि बजट जो है इस तरीके से बहुत ही बजट को इतना वो किया नहीं किया गया जितना बजट को एक वर्किंग बजट रखा गया, क्योंकि उनको अंदाजा था शायद ऐसा कुछ होने वाला है और एक बहुत बड़ा एक डील होने वाली है, इसका शायद उनको अंदाजा था। मगर आपका ये सवाल ये है कि अचानक कैसे हुआ? क्यों ट्रंप ने अचानक ये घोषणा की? देखिए, ट्रंप कब क्या कहते हैं, क्या करेंगे, किस टाइमिंग पे उनका क्या टाइमिंग होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है पता करना। मगर एक बात ज़रूर है कि जो ईयू ट्रेड हुआ है और वो काफ़ी बड़ा ट्रेड है, उसके आने के बाद उसका एक दबाव भी अमेरिका पे पड़ा होगा। दूसरा, ट्रंप हमेशा एक रियल एस्टेट के वो एजेंट रहे हैं पहले उनके पूर्व कार्यकाल में। तो वो उसी तरीके से उनको एक माना जाता है कि डील मेकर हैं वो। जैसे धंधे में बात होती है कि एक डील होना चाहिए, तो वो पहले तो उन्होंने 10% सब पे लगाया, सभी देशों पे, फिर कहा कि चाइना पे 60% चले गए, और फिर यूरोप में उन्होंने एक टैक्स लगाया, लगाया। तो लोगों की उम्मीद नहीं थी, मगर उसके बाद वो पीछे भी हटे। जैसे उन्होंने अब चीन में उसको 31% पे ले आए हैं, और ऐसे ही भारत में 50% तक कर दिया था, अब उसको एकदम 18 पे ले आए हैं वो। तो वो क्या, पहले जो है वो ओपनिंग जो अपना दांव खोलते हैं वो बड़े रेट पे खोलते हैं, फिर बाद में उनको लगता है कि चलेगा नहीं तो फिर उसको कम भी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि भारत का एक रवैया यू के साथ जाना, बाकी और 20-25 देशों के साथ एफटीए का मतलब हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो बायलैटरल मतलब ये दो देशों के बीच का, ऐसे कई सारे एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किए हैं हमारे देश ने, उसका भी उनको एक असर हुआ होगा, क्योंकि खेल में तो वो रहना चाहते हैं। देखिए, हर किसी में, अमेरिका चाहता है कि वो मध्य में रहे, बाकी सब इर्द गिर्द उनके घूमे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये, और ट्रेड बातचीत हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 4 महीने से चल रहा था, कभी भी उसका घोषणा होना है, तो उन्होंने तुरंत कर दिया फरवरी को, शुरू में ही कर दिया है। तो मुझे लगता है वही है, और उनके ऊपर और कोई दबाव क्या हो सकता है इससे ज़्यादा कि वो अपने देशवासियों को बताएं। जो उनका जो मागा ग्रुप है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, फिर से अमेरिका को एक महान देश बनाया जाए, वो जो उनका जो बहुत जो नज़दीकी है, उनको भी खुश करने के लिए ज़रूरी है कि भाई एक डील और हमने कर लिया है, और ये डील जो है हमारे जो हमारे हित में है, और इससे हमको खूब सारा टैक्स मिलेगा,
और हमने 18% टैक्स लगाया है, जबकि हम उम्मीद करते हैं कि भारत हम पे शून्य टैक्स पे हमको निर्यात करने देगा। अम, तो ये जो है उनकी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है, ऐसा माना जाना तो चाहिए। सर मेरा क्योंकि आपने ये ज़िक्र किया, मेरा यही सवाल था अगला कि भारत के लिए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हम 50% से घटा के 18% कर देंगे। लेकिन अमेरिका से जो चीज़ें आएँगी यहाँ पे, नॉन वो कह रहे हैं कि टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर को शून्य करेगा भारत। ये किस तरीके से संभव है? क्या हम अपने हमारे जो अपने लोकल डायनामिक्स हैं, उसको क्या हम दरकिनार कर देंगे अमेरिका के हितों का ख़्याल रखने के लिए? क्या इस तरीके से भारत अपने बिल्कुल प्लैटर जो है वो अमेरिका के सामने रख देगा? देखिए, ये तो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। उनका जो अपना ट्रुथ सोशल है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं लगा रहा हूँ इन पे 18% टैरिफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ज़ीरो पे जाएँगे। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ज़ीरो हो जाएगा। उनका सोचना है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ भारत जो है, 0% पे लाके खड़ा कर देगा। अब वो कब की बात कर रहे हैं ये नहीं पता, कि 10 वर्षों में बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत की तरफ से उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है, धन्यवाद आपको, और 140 करोड़ जनता आपको, हमारे साथ आपको धन्यवाद देती है कि ये जो डील कंक्लूड करने के लिए, यही उन्होंने कहा। वो डिटेल्स में नहीं गए हैं, तो इसको तो समझा जाना चाहिए कि दो बड़े राजनेताओं के बीच एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, एक राजनीतिक समझ है। इसके जो डिटेल्स हैं वो कैसे होंगे वो देखना होगा। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि भारत पूरा का पूरा 0% कर दे, और होगा भी नहीं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। देखिए, इसमें जो 55 जो प्रतिशत जो चीज़ें हैं, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है, वो तय हैं ऑलरेडी, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। वो जो 55% है दोनों के बीच का जो बायलैटरल है, उसका एक पहले से ही वो तय है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। दूसरा जो अभी जो है, क्योंकि उसमें कई तरीके से ट्रेड अलग-अलग लगते हैं, जैसे कुछ में तो इसके अलावा, जैसे स्टील है, कुछ और मेटल्स हैं, उसमें 50% 60% तक लगाया, अमेरिका ने लगा रखा है, तो वो तो रहेगा। इसके अलावा गाड़ियों पे 25% का लगा हुआ है। तो ये सब तो हैं। जो 18% वाले जो देखते हैं ना हम, वो सिर्फ 45% जो ट्रेड है उसमें है। जो कुल जमा जो ट्रेड है उसका 45% जो जो ट्रेड होगा, उसमें जो है बेस रेट जो होगा, मतलब जो निम्न रेट होगा, वो करीब 18 होगा। अब उसको कैसे लेके जाते हैं, उस पे क्या बातचीत होती है, उनमें क्या-क्या आता है, वो उसको देखना होगा। फॉर इंस्टेंस, आप समझ लें कि इसके पहले हमने कहा था कि जो जीएम क्रॉप्स हैं, जो मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, उस पर हम लोगों ने उसका पूरा का पूरा भारत में ऐसे आने पे प्रतिबंध है। वो तभी आ सकता है जब उसमें कोई टेस्टिंग हो। जैसे हमने कॉटन पे, कपास पे उसको उसके लिए एक परमिशन दिया हुआ है हमने। ऐसे ही हमने ब्रिंजाल में किया था, मतलब बैंगन में, मगर अभी हुआ नहीं है, पूरा चल रहा है वो। तो इस तरीके से वो अलग एक प्रक्रिया है। तो ऐसे भी कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा हमारी तरफ से उनके लिए 0 है और उनकी तरफ से सब कुछ 18 है, ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन सर अगर इस अनाउंसमेंट का आपको क्या लगता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से हमने देखा, जब से रेसिप्रोकल टैरिफ आया, फिर पेनल्टी आया, टेक्सटाइल्स सेक्टर्स को के कंसर्न्स थे, हैंडीक्राफ्ट जो थे, लेदर आइटम्स बनाने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब के अपने कंसर्न्स थे। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का भी खतरा था, जॉब जाने का खतरा था। क्या इसके चलते इन सेक्टर्स को राहत मिलेगी? क्या वो फिर से अमेरिका में एक्सपोर्ट्स पाएंगे और दूसरे देशों के मुकाबले उनके प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे? जी, तो इनमें से जैसे आपने जैसे टेक्सटाइल और बाकी सब चीज़ें गिनाया, इसमें ज़रूर हमको फ़ायदा होगा। इन सब का एक्सपोर्ट हम कर पाएँगे, और इसका लाभ हमको ज़रूर मिलेगा। वो इसलिए भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बाकी जो देश हैं, वो इसलिए मिलेगा कि जो हमारे जो बाकी पड़ोसी देश हैं, जो इन चीज़ों को वहाँ पर
निर्यात करते हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हुआ, या इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, या वियतनाम हुआ, यहाँ से जो वहाँ पर चीज़ें जाती हैं, उसके उससे यदि हमारा तुलना की जाए हमारे टैरिफ का, तो हमारा 18% है, हमसे वो 1 या 2% ज़्यादा है, ऊपर है। उसका हमको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये समझा जा रहा है चाइना प्लस वन पॉलिसी का, क्योंकि अभी देखिए चीन का अभी भी 31% उनके ऊपर लगा हुआ है। उसके बावजूद चीन का अमेरिका के साथ जो आयात निर्यात है वो चल ही रहा है, उसके बावजूद भी चल रहा है। मगर उससे भी क्या कोई हमको फ़ायदा मिलेगा? शायद मिले, क्योंकि ये भी उम्मीद है कि कुछ कंपनियां यदि 31% वो लगा रहे हैं वहाँ पर, उनके ऊपर टैरिफ है वहाँ से यदि आयात करने के लिए, तो हो सकता है कि कुछ कंपनियां भारत की तरफ नज़र गड़ाए। तो ये भी एक चीज़ें हैं। तो इस तरह से फ़ायदे तो होंगे उसमें, ये नहीं कहा जा सकता है कि फ़ायदे बिल्कुल भी नहीं होंगे, फ़ायदे ज़रूर होंगे, मगर वो देखना होगा कि किन क्षेत्रों में कितना फ़ायदा होता है और कैसे होता है। तभी हमको उसका एक अंदाज़ा मिलेगा, जब उसकी पूरा का पूरा एक 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 जैसे सरकार ने खुद कहा है 2-3 दिन में और चीज़ें पता चलेंगी, जब हमको मालूम चलेगा कि हुआ क्या है। मगर ऐसा अक्सर ये होता है कि जब भी कोई फ़ोन पे ऐसे कोई बातचीत हुई 2 बड़े नेताओं के बीच में, उसके बाद एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट माना जाता है, कहा जाता है, वो आता है अगले दिन। उसमें घोषणा होती है और उसको उसपे एक एक पता चलता है कि क्या है, उसके ऊपर उनका फेडरल रजिस्टर जो अमेरिका का एक वो है तरीका है, उसमें होता है। फिर हर आइटम का अपना अलग-अलग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड भी दिया जाता है। तो ये एक पूरी एक प्रणाली है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में अगले दिन से सब शुरू हो जाएगा। और वो कितना रेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कैसे होता है, वो भी देखना होगा। दूसरी तरफ भारत की तरफ से इसका क्या जवाब है, किन क्षेत्रों में हमने इसको परमिशन दी है, किन में नहीं दी है, वो भी अभी देखना बाकी है। सर एक सवाल ये आ रहा है कि ट्रंप ने अपने जो पोस्ट किया उन्होंने सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाय अमेरिका का भरोसा दिया है। इसके तहत $500 बिलियन का जो है भारत यूएस से इंपोर्ट करेगा। ये समझ में नहीं आया, क्या ये 500 बिलियन, उन्होंने कुछ टाइमलाइन नहीं दिया कि ये $500 बिलियन क्या 1 साल के लिए है, 5 सालों के लिए है? हालांकि जब फरवरी में पिछले साल पीएम गए थे, उन्होंने कहा था कि 2030 तक $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड जो है वो हम समझौता उस पे करार करेंगे। आपके समझ में सर क्या आ रहा? मैं भी यही कहने वाला था, जो 500 बिलियन है वो तो इम्पॉसिबल है। जो अभी जो है 10 गुना करना, फिलहाल जो हो रहा है 45-50 हजार का बिलियन का जो हमारा ट्रेड है, उसको एकदम ही 10 गुना कर देना, तो वो तो संभव नहीं है। शायद वो इसी तरफ कह रहे थे कि 500 बिलियन का जो उन्होंने फरवरी में कहा, आपने ठीक कहा, वो शायद 2030 तक होने की उम्मीद है। तो वो वैसे ही हो सकता है, क्योंकि टाइमलाइन तो उन्होंने दिया नहीं है। मगर ये पॉसिबल नहीं है कि तुरंत जो है 10 गुना हो जाए। ऐसा कोई कोई ऐसी कोई छड़ी नहीं है जादू की, ना उनके पास ना हमारे पास, जो एकदम ट्रेड को इस तरह से बढ़ा सर दे। एग्री ये यही सब बातें हैं जो हमको समझना है, जैसे ट्रेड आएगा उससे समझ सर में आएगा। एग्रीकल्चर को लेकर, क्योंकि वहाँ की जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है ब्रूक रॉलिंस, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारे अमेरिका के किसानों के लिए शानदार तोहफा है, एक बड़ा मार्केट मिलेगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो कृषि एक्सपोर्ट में उसको घाटा भी हो रहा है। उन्होंने एक $1.3 बिलियन का कोट भी किया, एक फिगर। तो और कह रहे हैं कि रूरल अमेरिका को इससे जबरदस्त फायदा होगा। तो क्या हम अमेरिका के कृषि उत्पाद के लिए भारत इस स्थिति में है कि वो उनके लिए अपना मार्केट को खोल दे? देखिए, भारत बिल्कुल स्थिति में नहीं है। इसको इस तरीके से यदि होता है जैसे वो कह रहे हैं, खोला जाता है तो इसमें बहुत नुकसान होगा। हमारा हमारे जो गाँव में हमारा और भारत के बीच में जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि का पूरा का पूरा प्रणाली है, उसमें कोई बराबरी नहीं है। वो एक विकसित देश है और हम अभी अभी भी जो है विकसित देश से थोड़ा ऊपर के पायदान में है। ऐसा नहीं है कि हम खुद विकसित हो गए हैं, अभी हुए नहीं हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो वहाँ पर जो वहाँ की जो कृषि है उसमें बहुत सारा सब्सिडी मिलता है। अमेरिकी फार्मर्स, वहाँ के किसान ऐसे नहीं है कि वो सब कुछ उनको, और तकनीकी रूप से काफ़ी आगे हैं उन और जो और वहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं और इसलिए उनका दाम भी कम हो सकता है हमसे, और उनके जो लैंड होल्डिंग्स वो बहुत बड़े-बड़े हैं।
उस कारण क्या है कि उनको एक वॉल्यूम का एक मतलब बड़े तादाद में किसी चीज को उगाते हैं, उगाई होती है, तो उसका भी उनको फायदा मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। सर एक बहुत सारी चीज सर आप कंप्लीट करें जी। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें देखकर चलना होगा। ऐसा नहीं है कि भारत और देखिए, इसीलिए जब WTO हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट में, उसमें एक क्लॉज था जिसको कहते हैं लेस देन यू नो लेस देन फुल रेसिप्रोसिटी। वो एक इसलिए दिया गया था कि जो देश आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक देश थोड़ा सा विकसित होगा, दूसरा कम विकसित होगा, एक उन दोनों के बीच में बराबरी करने के लिए एक फॉर्मूला तय किया गया था। तो इसलिए कहा गया था कि ये नहीं कि दोनों बराबरी में होंगे और एक दूसरे को यदि हमने 18 लगाया तो वो भी हम पे 18 लगाएंगे, या ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जो बड़े देश हैं, अमेरिका और बाकी यूरोप के देश, उनके ऊपर ये एक उनका ऊपर एक उनकी उनका एक वो बनता है, देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि उसको देख के चलें, वो देश के जो आर्थिक स्थिति है और वहाँ के जो सोशल कंडीशंस हैं, उसको लेके उसको एडजस्ट किया जाए। इसीलिए WTO में ये कानून भी लाया था। तो ऐसा नहीं है कि जो जो दुनिया का जो कानून है वो बराबरी का मतलब एकदम ऐसा नहीं है। इसीलिए कई साल, कई दशकों तक WTO में बातचीत हुई, गैट एग्रीमेंट से लेके WTO पहुंचने तक बहुत सारे साल लगे। और उसमें ये तय किया गया कि जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या छोटे जो आगे जो छोटी इकोनॉमीज हैं जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बड़ी इकोनॉमीज किस तरीके से समर्थन करेंगी और कैसी रियायतें देंगी। ट्रम्प जी ऐसी बातें नहीं करते हैं, वो इनसे उनको कोई उनको मतलब नहीं है। वो तो सीधा कहते हैं कि देखिए हमने 18 लगाया, आप दो हमको। तो ये जो पूरा का पूरा एक ट्रेडिंग व्यवस्था है, जो ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर कहते हैं, एक एक न्याय संगति जो काम होना चाहिए, जो नियमानुसार होना चाहिए, नियमों के बेसिस पे जो होना चाहिए, रूल बेस्ड जो कहते हैं, उसका तो उन्होंने खूब एकदम धज्जियां उड़ा दी है। तो उस कारण से बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस बात को अफोर्ड करेगा, और ये मुमकिन भी है। देखिए, पीयूष गोयल जी ने कल भी ये बात कही कि हमारे कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र में इसका कोई सीधा असर नहीं होने देंगे हम। और ये पहले भी कई बार मोदी जी कह चुके हैं कि हम अपने किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। देखिए, ये ऐसा बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे देश के लिए, क्योंकि यहाँ के किसान यहाँ पर तो वो अपना जो जो छोटी छोटी उनकी ज़मीनें हैं, उसी में से उनको वो उसी पे जो निर्भर हैं। और उनका ऐसा नहीं है कि लाभ में है वो, ज़्यादातर खेती नुकसान में ही होता है, क्योंकि एक बार उनको अच्छा लाभ मिलता है, अगले साल यदि सूखा पड़ता है या अति बारिश होती है, तो फिर उनको पूरा का पूरा नुकसान को झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर कृषि बहुत एक दिक्कत वाला व्यवसाय है, ऐसा आसान व्यवसाय नहीं है। और अभी भी कृषि प्रधान देश हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम बहुत विकसित हो गए हैं, सर्विसेज में हम आ गए हैं, इंडस्ट्री उतना बढ़ा नहीं है जितना बढ़ना चाहिए। वो कृषि पे काफ़ी कुछ हमारा आधार है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा मुश्किल है, मगर इसी बात पे बहुत सारे लोग चिंता जता रहे हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में भी उसी को लेके हो हल्ला हो रहा है, क्योंकि ऑपोज़िशन ये कह रहा है कि देखिए, विपक्ष ये कह रहा है कि इसको हमने शायद नज़रअंदाज किया है इन बातों को। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है इसको करना भी, क्योंकि इसमें काफ़ी, जैसे आपने देखा एग्रीकल्चर जो बिल आए थे 2022 में, उसमें भी यही दिक्कतें हुई थी। बिल्कुल। और सर क्रूड ऑयल को लेकर, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच में जब ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, तो एक रूस भी इसमें कहीं न कहीं उसका नाम है। क्योंकि साफ तौर पे ट्रम्प ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। आज भी विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपने जनता 140 करोड़ लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए कोई भी निर्णय लेंगे, और जो पहले भी अपने उस स्टैंड को वो रिट्रेट कर चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर, क्या भारत रूस के साथ ये जिसके साथ कूटनीतिक रिश्ता हमारे दशकों का रहा है पुराना, उसको उसकी अनदेखी करेगा और पूरी तरीके से रूस से कच्चा तेल आयात करना बंद कर देगा और वेनेजुएला यूएस से करेगा? देखिए, ये बहुत ही एक विकट स्थिति है भारत के लिए।
आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा जो सामरिक जो एग्रीमेंट है और जो रक्षा जो उत्पाद हम करते हैं, या हमको जो जो कुछ भी डिफेंस इक्विपमेंट्स आते हैं, वो काफ़ी कुछ हम निर्भर है रशिया पे। 80% शायद अभी भी वहाँ से आते हैं, 70-80% रशिया से ही आता है। तो हम इस तरीके से एक एक बात तो है कि रशिया से जो तेल आता था, जिसमें जितना हमको फ़ायदा मिलता था, वो फ़ायदा थोड़ा मार्जिन कम हो गया है, ये बात सही है। ये क्या हम पूरी तरीके से इस बात को छोड़ देंगे? एक बात यदि आप देखते हैं, आपने देखा होगा जो कई सारे इंडिकेटर्स आते हैं कि तेल की खरीदारी में कमी तो आई है। जब से पिछले जनवरी से देखें अब तक रशिया से जो तेल लेते हैं उसमें कमी आई है। मगर ये ज़रूर, और वो रशिया से तेल लेने के 2 फ़ायदे थे। एक तो सस्ता, और दूसरा जो उसका पेमेंट है, वो भी उसका मैकेनिज़्म भी हमारे फ़ेवर में है। डॉलर पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ायदे में था हमारे। मगर देखिए, हमारे रिफ़ाइनरीज़ तो वैसे ही अभी भी चल रहे हैं। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि रशिया पोर्ट से हमको तेल आए। ये भी बातें हैं कि हाई सी, मतलब बीच समुद्र से, समुद्र में वहाँ जो कंटेनर है उससे भी तेल का ट्रांसफ़र हो सकता है। हमारे टैंकर लेके वो आ सकते हैं, और किसी तीसरे देश से भी होकर आ सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रशिया से ही वो आए। ये तो कई तरीके से काम भी कर सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि जो बोला जा रहा है वो किया जाए। मगर ये बात ज़रूर है कि भारत सरकार ने कई बार कहा है कि हम अपने एनर्जी जो सिक्योरिटी है, उस पे हम कोई उस पे कोई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके साथ हम कोई ऐसा कुछ होने नहीं देंगे जो उसका हमको नुकसान हो। अ, और यदि वेनेजुएलन तेल लेने को हमको कहते हैं, एक तो वो तेल काफ़ी गाढ़ा है, उसमें सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा है और उसके रिफ़ाइनरी में दिक्कत है। दूसरा, अब वो वेनेजुएला काफ़ी दूर है। बस कहते हैं ना, 7 समुंदर पार करके जाना पड़ेगा, तो उतना दूर है वो। वहाँ से लाते-लाते उसका जो जो मूल्य है तेल का, कच्चे तेल का भी, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो ये सब जो निर्णय हैं वो बिज़नेस डिसीजंस हैं। ट्रम्प का कहना एक बात है, और होता क्या है उसको हमको थोड़ा-सा रुक के देखना होगा कि क्या होता है। बट भारत को इन बातों पे ज़रूर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और आज मैं सर पीयूष गोयल को सुन भी रहा था, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के मोदी के नेतृत्व में लगातार हम एफटीए साइन कर रहे हैं। आज ही जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, उनके साथ भी इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे जो है साइन किया है, जिससे फ्यूचर में करीब 6 देशों का वो एक ब्लॉक है, उसके साथ भी एफटीए हो जाए। तो यूरोपियन यूनियन, अब अमेरिका और जीसीसी, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये 2026 में जो 2025 में हमने देखा, कई सारे ग्लोबल हालात के कारण भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन एफटीए के चलते आने वाले समय में आप किस तरीके से तब्दीली देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर? देखिए, एक एक इसमें एक हमको एक समझने वाली बात है कि सिर्फ भारत दिक्कत पे नहीं है, पूरा का पूरा दुनिया जो है वो ट्रम्प के निर्णयों से काफ़ी परेशान है। हम अकेले नहीं हैं, और यूरोप भी है उसमें शामिल है। अब स्थिति ये हो गई कि पहले ये होता था कि एक डब्ल्यूटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, उसमें सभी देश बैठते हैं और सब ये तय होता है कि कैसे आपस में व्यापार किया जाए। जो गरीब देश हैं उनको क्या रियायतें दी जाए, जो मध्य इनकम जो उनकी जो आमदनी है मध्य, उनके साथ क्या किया जाए, अमीर या जो देश हैं उनको क्या करना चाहिए। ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। उसको ट्रम्प ने एकदम तोड़ दिया, तोड़ मरोड़ के उन्होंने बगल में रख दिया है, और वो कहते हैं कि सब देश हमसे सीधा बात करें। वो बायलैटरल, वन टू वन चाहते हैं। बायलैटरल एग्रीमेंट को उन्होंने मल्टीलैटरल एग्रीमेंट को उन्होंने दरकिनारे करके वो कहते हैं अब हम वन टू वन सबसे बात करेंगे, बायलैटरल करेंगे ज़्यादा। अब उसमें क्या हो गया कि पूरे दुनिया के देश, बाकी जो अमेरिका से जब बात करते हैं तो जो अमेरिका, जो ट्रम्प जो लगाते हैं टैरिफ वही है, मगर
आपस में जो देश ट्रेड करते हैं, जैसे हमारा यू के साथ ट्रेड होगा, हमारा यदि अफ्रीका के साथ होता है, इसमें अभी भी डब्ल्यूटीओ के जो कानून हैं, उसका एक हद तक अभी भी जो है उसका पालन होगा। तो और कोशिश बाकी सब सरकारें ये कर रही हैं कि ठीक है, अमेरिका के साथ तो दिक्कत है ना, हमको आपस में एक दूसरे से नहीं होना चाहिए। और एक 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 नई समझ जो है इन देशों में आई है। देखिए इसीलिए तो जो यूरोप भी है वो दौड़ के भारत की तरफ आया है, बड़ा मार्केट है, चलो इनके साथ कर लेते हैं। तो एक नई समझ है पूरे दुनिया में कि देखिए ठीक है, अमेरिका दिक्कत पैदा करता है, उनके साथ जो करना हो करना, हम लोग आपस में अपने जो कर सकते हैं व्यापार उसको करें, और इस तरीके से करें कि म्यूचुअली दोनों को फायदा होगा। आप देखेंगे भारत ने ऑलरेडी जो है 20-30 ट्रेड एग्रीमेंट मान लिए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने भी सब कुछ अपना पूरा कर लिया है। जैसे उनके साथ जापान के साथ ट्रेड डील क्लोज हो गया था, कोरिया के साथ हो गया है, बाकी देशों के साथ भी हो गया है, बातचीत हुई है, अभी भी कागजी कार्रवाई वहां पर भी शुरू नहीं हुई है। तो एग्रीमेंट का एक फाइनलाइजेशन वहां पर भी नहीं पहुंचा है। हमारा अभी जो है यूके के साथ जो जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ, उनके साथ हुआ है, यूरोप के साथ हुआ है, और काफ़ी बाकी देशों के साथ भी एक-एक करके कर रहे हैं। तो लोगों ने देशों ने एक नया तरीका निकाल लिया है। जब मल्टीलैटरल जो एक पूरे के पूरे दुनिया का एक व्यापार का एक व्यवस्था है, यदि उसको ट्रम्प इस तरीके से उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो उसका एक काट निकालने के लिए बाकी देश जो हैं वो मिलके कर रहे हैं। और इसमें बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जैसे डंपिंग वाला इशू है, वो भी आएगा। अभी कहाँ पर जाके आप शिकायत करेंगे यदि कोई दूसरा देश डंप करता है अपने चीज़ों को। तो इन सब की जो है कैसे इससे निपटें, बाकी सब देश मिलके अपना वन टू वन ये काम करने लगे हैं। तो सर क्योंकि हम सबब कर रहे थे, लेकिन अचानक से मुझे ये याद आ गया कि ट्रंप ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा, उसी तरीके से उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी कल ट्रूथ पे एक पोस्ट किया, और उन्होंने कहा कि वो भी मेरे परम मित्र हैं, और लग रहा है कि शायद अमेरिका चीन के साथ भी कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट करने के लिए नजर आ रहा। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए चीन अमेरिका और चीन भारत के भारत और अमेरिका और चीन के रिश्तों में फ़र्क है। चीन जो है उसने अपने ताकत के बल पे अमेरिका को ठेंगा दिखाया है। अमेरिका पहले तो ट्रम्प 60% लगाया, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जो है रेयर अर्थ मटेरियल, या जो वो क्या कहेंगे उसको आप हिंदी में, जो बहुत जो अ, आम तौर पे नहीं मिलता, कुछ मिनरल्स, उसका उन्होंने निर्यात बंद कर दिया। अब उसके बिना वहाँ का पूरा जो अमेरिका का इंडस्ट्री है वो ठप होने के कगार पे आ गया है। तो अमेरिका को तुरंत ट्रम्प को तुरंत जो है टैरिफ कम करना पड़ा। अब आज की स्थिति में चीन का जो पूरा का पूरा व्यवसाय है, उनका पूरा जो इंडस्ट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत दमदार है। दुनिया का फैक्ट्री माना जाता है चीन को। उनके पास काफ़ी प्रोडक्शन का सरप्लस भी है, और इसलिए चीन से जब टक्कर लिया अमेरिका ने, तो उनको चीन के साथ चीन के पास ये भी था बताने के लिए कि हम बदले में क्या कर सकते हैं, और उन्होंने करके बताया। इसलिए ट्रम्प साहब को अपना जो है वो टैरिफ कम करना पड़ा, 31% भी कह रहे हैं। यदि उनको लगता है कि अभी भी इसमें आगे दिक्कत हो सकती है, तो वो और भी कम कर सकते हैं। मगर चीन ताकत की स्थिति से बातचीत कर रहा है, भारत की वो स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 25% पे पहुंचे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। कई सालों से कोशिश है, मगर 15 के ऊपर जा ही नहीं रहा हो। हम अभी भी बहुत कुछ कृषि प्रधान है। हमारा एक ही क्षेत्र जो है वो काफ़ी अच्छा जो कर रहा है,
वो कर रहा है, तो हमारा सर्विसेज है। दूसरा, कुछ दवाइयाँ हैं, दवाइयों के क्षेत्र में हम अमेरिका को हमसे दवाइयों की ज़रूरत है, तो वो तो ज़ीरो टैरिफ में ही मंगाएगा। अमेरिका को ज़रूरत है तो वो हमसे लेगा, खरीदारी करेगा। दूसरी बात हमको ये भी समझना होगा कि यदि बड़े-बड़े टैरिफ हम पे लगाता है, भारत जैसे देश पे लगाता है, 18% महँगा तो हमारे अ, जो हम निर्यात करेंगे और वो जो आयात करेंगे उस पे लगेगा ना। बिल्कुल। तो अंतोगत्वा इसका नुकसान अमेरिकी जो है नागरिक को ही होने वाला है। तो जो अमेरिकी नागरिक के ऊपर ये आएगी कि उसको ज़्यादा दाम दाम देना पड़ेगा चीज़ों पे, तो वो भी तो वहाँ पर दिक्कत पैदा कर सकता है उनके लिए। तो ट्रम्प बातें कह रहे हैं, मगर कितना दूर वो जाएँगे, वो उनके उस पे वो एक नेगोशिएटिंग पोस्चर है उनका, वो इसी तरीके से अपना काम करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, वो एक रियल एस्टेट एजेंट हैं। अपने जो उनका जो विचार है उसी तरीके का है कि देखिए कैसे बार्गेनिंग करें, उनका एक वो तरीका है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अब शी जिनपिंग को दोस्त बता रहे हैं। तो वो जो कहते हैं और वो कथनी और करनी में उनका काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल, वो हमने देखा भी है पिछले 1 साल में जब से वो दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से भारत-अमेरिका के बीच जो संभावित ट्रेड डील है जिसका खाका जल्द सामने सबके सामने आ जाएगा। मार्च तक सरकार ने भी कहा है कि मार्च तक वो आपके सामने होगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने विस्तार से सारी चीज़ें रोशनी डाली इन बातों पर हमारे दर्शकों के लिए, और इस चर्चा में जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अभी तक आपने द फेडरल धन्यवाद। देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज श्रीनी से संवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।